So, hi everyone, welcome back. So, today we are going to do section D of our psychology sample paper. So, section B starts with question number 15, जिसमें पूछा गया है that you have to differentiate between life events and hassles. So, basically life events क्या होता है? वो सारे changes, चाहे वो बड़े चेंजेस हैं, चाहे वो छोटे मोटे चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, मतलब कभी कभी चेंजेस ऐसे भी आ जाते हैं जो एकदम सडनली हो जाते हैं, कुछ चेंजेस धीरे धीरे होते हैं. तो ये सारे हमारे लाइफ के इवेंट्स होते हैं एंड टाइम तो चेंज होता ही रहता है. तो उसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे को स्ट्रेस कॉज कर देती है, राइट जैसे किसी नए घर में जाना या फिर कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप टूट जाना. और हैसल्स क्या होते हैं? रोज़ाना के स्ट्रेसेस, जैसे हम लोग एज इंडिविजुअल्स जो डेली लाइफ में हैंडल करते हैं वो वाले सारे स्ट्रेसेस हो गए, जैसे डेली स्कूल जाना, नॉइजी सराउंडिंग्स को हैंडल करना, नेबर्स थोड़े लड़ाके हैं, पार्किंग के लड़ाई झगड़े, वाटर शॉर्टेज, ट्रैफिक की हॉन्किंग्स, वो गाली गलोच एंड ऑल ऑफ दैट. सो वो क्या होता है? हैसल्स. लाइफ इवेंट्स जो बड़े छोटे इवेंट्स होते हैं, हैसल्स आपके डेली लाइफ वाली चीज़ें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट आर द 2 फीचर्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स. हम सारे ही डिस्कस करेंगे. अगर याद है तो ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है. प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में बात करी गई है कि आपके जो इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं, कि कोई इंसान कंफर्टेबल नहीं है और डायरेक्ट मेथड से वो चीज़ें नहीं पता चल रही है, तो उसके अनकॉन्शियस में जो चीज़ें होती है वो हम प्रोजेक्टिव टेक्निक से पता लगाते हैं. जैसे इस में जो फीचर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका TAT है, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, जिसमें फोटो होती है. तो उसमें जो स्टिमुली है, वो जो फोटो है वो रिलेटिवली या फुली अनस्ट्रक्चर्ड है, हमें मतलब बिल्कुल ऐसे डिफाइन नहीं किया वो क्या है. या फिर रॉर्शैक्स इंक ब्लॉट टेस्ट है, उसमें इंक ब्लॉट्स है, इट्स नथिंग स्ट्रक्चर्ड. तो इसलिए जो स्टिमुली होते हैं इट इज़ फुली अनस्ट्रक्चर्ड एंड इट इज़ नॉट प्रॉपरली डिफाइंड. सेकेंड चीज़ क्या है कि जिस पर्सन को असेस किया जा रहा है उसको पर्पस ऑफ असेसमेंट नहीं बताया जाता है एंड उसको मेथड ऑफ स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन भी नहीं बताया जाता है बिल्कुल भी. कि भाई मतलब आप सामने वाले को अगर पहले से ही बता दोगे कि ये चीज़ बताने से ये पता चल जाएगा, तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि दिस इज़ एन इनडायरेक्ट मेथड. तो आप कुछ भी नहीं बताते हो. पर्सन को इन्फॉर्म किया जाता है कि कोई करेक्ट या कोई इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज नहीं है. नेक्स्ट वाला जो है कि ईच रिस्पॉन्स इज कंसिडर्ड टू रिवील अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी. स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन बहुत लेंदी होती है एंड कभी कभी सब्जेक्टिव भी होती है, मतलब इन द सेंस कि जो स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन है उसको करने के लिए आपको ट्रेंड होना चाहिए, बहुत लंबा टाइम लगता है एंड इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है कि स्कोरिंग किस तरीके से होगी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा गया है कि डज क्लासिफाइंग पीपल इनटू पर्सनालिटी टाइप्स ओवरलुक द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, गिव रीजंस फॉर योर आंसर. जैसे इसमें क्या है कि हम अगर लोगों को पर्सनालिटी टाइप्स में ऐसे क्लासिफिकेशन में डाल देते हैं तो क्या इससे ह्यूमन बिहेवियर की जो कम्प्लेक्सिटीज है वो ओवरलुक हो जाती हैं? तो सी द आंसर इज येस, क्योंकि आपने सिंपली लोगों को टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया, आपने फिक्स्ड कैटेगरीज में लोगों को भर्ती कर दिया, बट वो कैटेगरीज एक कंप्लीट ह्यूमन बिहेवियर का डिस्क्रिप्शन नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर हम 2 कैटेगरीज लेते हैं, इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन, और चलो तीसरी भी ले लेते हैं, एम्बीवर्ट. ओके, हमने लोगों को सिर्फ इन 3 कैटेगरीज में डाल दिया तो ये काफ़ी नहीं होगा. वी हैव टू ऑल्सो मेक श्योर कि और भी चीज़ें हैं. तो क्लासिफिकेशन विल डेफिनेटली ओवरलुक द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड जो वेरिएबिलिटी होती है वो भी इग्नोर हो जाती है, बिकॉज ये सिंपल कैटेगराइजेशन है, तो हर तरीके का बिहेवियर इसमें फिट इन नहीं हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 18 है डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस. तो आई विल एक्सप्लेन यू वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस, तीनों टाइप्स ऑफ टेस्ट. ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा वर्बल टेस्ट होता है उसमें क्या होता है, लिटरेचर यूज होती है, आपकी लैंग्वेज यूज होती है, मतलब चाहे आप वर्बली आंसर्स दो या लिख के दो, बट वर्बल टेस्ट में क्या होता है, लैंग्वेज यूज होती है आपकी. नॉन वर्बल टेस्ट में क्या होता है, कोई लैंग्वेज यूज नहीं होती. बच्चे ये भी सोचते हैं कि
जो आपका वर्बल टेस्ट है उसमें आप ओरली बताते हो और नॉन वर्बल में आप लिख के बताते हो? नो, जो भी आपका वर्बल है उसमें लिखो या बोलो, लिटरेचर चाहिए आपको, आपको लिटरेट होना ज़रूरी है। उसके बाद जो आपका नॉन वर्बल टेस्ट होता है उसमें पिक्चर्स या इलस्ट्रेशंस आप यूज़ करते हो एज टेस्ट आइटम्स, मतलब इसमें पिक्चर्स बनी होते हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस बने होते हैं, जैसे हमारा RSPM हो गया कि जिसमें से एक टाइल खाली है और मैच करके आपको टिक करना है, तो कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं। और जो आपका परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज दिस वर्ड कि द सब्जेक्ट्स हैव टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स एंड अदर मटेरियल्स टू परफॉर्म अ टास्क, मतलब कोई जैसे पजल हो गया या जिसको आप सॉल्व कर रहे हो, कोई टास्क आप एक्चुअल में परफॉर्म कर रहे हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 ए पार्ट है, हाउ कैन सोशल लोफिंग बी रिड्यूस्ड। अब सोशल लोफिंग कैसे रिड्यूस हो सकती है कि आप क्या करो, सोशल लोफिंग का मतलब क्या होता है कि लोग अपना एफर्ट दूसरे पे डाल देते हैं, मतलब खुद एफर्ट नहीं करते हैं। तो हम एक ग्रुप में हर बंदे से कैसे एफर्ट करवा सकते हैं? तो पहला, हर बंदे के एफर्ट्स को आइडेंटिफाइबल कर दो। दूसरा, सब पे वो प्रेशर डाल दो कि आपको हार्डवर्क करना है एंड सब मेंबर्स को अपना टास्क पूरा करना ही करना है। नेक्स्ट आपको ये चीज़ करनी है, उस टास्क की ही वैल्यू बढ़ा दो, उस टास्क की ही इम्पोर्टेंस बढ़ा दो कि सबको लगे हाँ भाई ये हमें करना है। नेक्स्ट हमें लोगों को ये फील करवाना है कि उनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन मैटर करता है, क्योंकि यूजुअली लोग सोशल लोफिंग इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है मैटर ही नहीं करता। जैसे टग ऑफ वॉर का गेम चल रहा होता है कि हम खींचे ना खींचे, हाउ डज दैट मैटर। बट अगर हम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट बना देते हैं तो वो चीज़ जाएगी एंड सोशल लोफिंग कम होगी। और लास्ट क्या है, ग्रुप कोहेसिवनेस अगर आप इंक्रीज करोगे तो इससे जो मोटिवेशन है ग्रुप आउटकम, सक्सेसफुल ग्रुप आउटकम के लिए, वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों है? बिकॉज आप सब मतलब एक साथ अपने आप को फील करोगे, राइट, कि हम एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो आपको मोटिवेटेड फील होगा कि हाँ यार मेरे को ग्रुप को जिताना है, वो वाली फील आएगी। 19th B part, what are the reasons for the occurrence of group polarization? Give 2 reasons। देखो ग्रुप पोलराइजेशन क्यों होता है? अगर आप एक जैसी सोच के लोगों के साथ बैठे हो तो आपको ही लगेगा ना कि हाँ यार न्यू आर्ग्यूमेंट्स मेरे ही व्यू पॉइंट्स के फेवर में आ रही है, मतलब आप कोई चीज़ मानते हो कि यार ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और सामने वाला और ऐसे रीजंस दे देता है हाँ सच में नहीं होना चाहिए, तो आपको लगता है कि वो चीज़ करेक्ट है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जैसे व्यू पॉइंट कैपिटल पनिशमेंट के लिए है तो आप उस चीज़ को और ज़्यादा मानने लग जाओगे। When you find others also favoring capital punishment, आपको लगता है ये जो व्यू है वो पब्लिक ने वैलिडेट कर दिया है, तो बैंड वैगन इफेक्ट बन जाता है कि आप एक चीज़ मानते हो, सब लोगों ने बोल दिया हाँ हाँ यस। नेक्स्ट, यू फाइंड पीपल की इनके सिमिलर व्यूज़ हैं तो आप इनको क्या बोलते हो कि ये इन ग्रुप हो गया, मतलब जैसे कि हमारा ग्रुप है, हम जैसे लोग हैं, तो आप उनके साथ आइडेंटिफाई करने लग जाते हो और आप उस ग्रुप की बात मानने लग जाते हैं। तो आपको ये भी हो जाता है कि आपके जो व्यूज़ हैं दे बिकम वेरी वेरी हाईली स्ट्रेंथेंड।